ठीक है, तो अब तक हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड क्या होता है वो देख लिया हमने। ठीक है, ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। इन दोनों इक्वेशन को आप देख ले सकते हो। कुछ पॉइंट्स और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अगर बताया जाए तो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अदर मेटल, अगर हमें किसी भी और मेटल का निकालना है फॉर अदर मेटल, ये हाफ सेल ऑफ दैट मेटल इलेक्ट्रोड इज कपुल्ड विथ सी। ठीक है, कपुल्ड विथ सी थ्रू ये वोल्टमीटर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब मान लो कि किसी भी जिसका भी हमें निकालना होता है हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा सी, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हाफ सी है, आधा पूरा आधा सेल है ये, और ये रहा आधा सेल। जिसका भी हमें निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, इस सी के साथ कपुल करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज, तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको कपुल कर दिया। ठीक है, एक वोल्ट मीटर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसका आर्बिट्रेरी जीरो मान रखा है पहले से ही, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज मेजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका होगा, क्योंकि हमने इसका तो मान रखा है जीरो। समझ बात को। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमने इसको कंपेयर कर लिया, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रीडिंग में मिल जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किसी भी मेटल का जिसका भी निकालना होगा हमें क्या करना होगा, उसका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाना होगा, उसी सेम मेटल का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाना होगा, और साथ में वही सेम मेटल इसके अंदर डिप करना होगा। ठीक है, अच्छा, जिसका मेटल नहीं बना सकते वहाँ इलेक्ट्रोड ले लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेंगे इनर्ट। ठीक है, आसानी से आप यहाँ कपल करोगे हाइड्रोजन के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसे आप मेजर कर लोगे। तो अगर हम डिफरेंट मेटल को यहाँ पे बार बार चेंज करके लगाते हैं तो डिफरेंट वैल्यू आएगा, उन सारी वैल्यूज़ को हम रिकॉर्ड करते चलते हैं। ठीक है, तो हमें एक सीरीज़ मिलता है, और उसी को हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से आप जानते हो, जिसे आप पढ़ चुके हो पहले ही। तो चलो देखते हैं। After the determination of standard electrode potential for different metal with respect to C, they are arranged in increasing or decreasing order. ये series is obtained is called electrochemical series और reactivity series। मतलब ये जो भी electrochemical series आई है वो ऐसे ही नहीं आ गई है, बल्कि क्या किया गया है, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है, फिर उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया गया है। समझ में आई बात। किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकाला गया है, उसको कंपेयर करके। ठीक है, जितने भी आए हैं उन सबका क्या हुआ, एक अरेंज कर दिया गया, एक सीरीज़ बना दी गई, और वही सीरीज़ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये छोटी सी सीरीज़ मैंने यहाँ पे दे रखा है, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज़ मिलने वाली है वो बहुत बड़ी है, यानी कि यहाँ बीच बीच में भी ढेर सारे मेटल या नॉन मेटल यहाँ बीच बीच में भी होंगे। बहुत लंबी सीरीज़ है, लेकिन फिलहाल इतना अगर आप याद रखोगे तो एक जनरल आइडिया मिल जाएगी किसकी पोजीशन कहाँ पे है। जैसे इसका याद करने का तरीका क्या था, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, ये रहा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है, जीरो। इन सब का नेगेटिव होगा, और ध्यान दो इसका -2.73 से लेके -2.73 इस तरह से आते जाओगे। Fe का 0.76 या 0.4 माइनस का, ये सब के सब माइनस के होते हैं। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी आता है इन सब का माइनस आता है। हाइड्रोजन का जीरो होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रिएक्टिविटी सीरीज या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उनको अरेंज किया गया है। इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, फिर इसका थोड़ा कम नेगेटिव होता है। इस तरह से ये नेगेटिव बस बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते नेगेटिव वाला कहाँ तक पहुँच जाता है, जीरो तक। और जीरो के बाद क्या होता है, फिर ये पॉजिटिव में बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कॉपर का होता है 0.34, Ag का होता है 0.7, ऐसे मरकरी इन सब का और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस्ड है। ठीक है, इसके ढेर सारे एप्लीकेशन भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के। अब हम कैसे बताएं कि कौन सा इसमें एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड बनेगा, या अगर दो चीज़ों को मिला के मैं एक सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें से एनोड की तरह कौन काम करेगा, कैथोड की तरह कौन काम करेगा, इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो है इसी टॉपिक के अंदर हो जाता है। आप आसानी से पहचान जाओगे, आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें कौन सा एनोड है, किसका ऑक्सीडेशन होने वाला और किसका रिडक्शन होने वाला है। क्या बात समझ में आ गई। तो चलो देखते हैं फिर से एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटीज़ सीरीज़। इस सीरीज़ का अब क्या क्या एप्लीकेशन है, वही जो अभी मैं बता रहा था क्या क्या है, उसे आप आसानी से कर सकते हो। जैसे पहला एप्लीकेशन इसका जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड।
यानी कि कोई भी दो चीज़ अगर हमें दे दी जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। ध्यान से देखो, अगर बात किया जाए इसी सीरीज़ की, तो इस सीरीज़ को मैं जनरली समझने के लिए बस लिख रहा हूँ एक बार फिर से। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। इसके बाद ले लो आप कॉपर ले लो, फिर आप ले लो मरकरी ले लो, ठीक है, फिर सिल्वर ले लो, चलो सिल्वर, और फिर आप ले लो गोल्ड, और एक और ले लो चलो पीटी। इन सब के बीच में भी ढेर सारे और मेटल हैं। तो ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ बीच में है, और इसका चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, या ई नॉट ऑफ रिडक्शन हो, हमने कितना मान लिया है, 0। क्लियर हो गई बात। अब इसके ऊपर जितने भी हैं इन सब का क्या है, आपका नेगेटिव है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नीचे जाओगे जैसे यहाँ पे -2.73 वोल्ट है, ठीक है। अगर इसकी बात करें जिंक की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका होता है -0.44, -0.44। तो आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज कर रही है वैल्यू, और फाइनली ऐसे इंक्रीज करते करते हाइड्रोजन का कहाँ पहुँच जाता है, 0। और फिर हाइड्रोजन के बाद जब ये वैल्यूज हैं ये सब के सब क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जैसे इसका होता है 0.34, इस तरह से इसका होता है 1.73, इस तरह से चलता जाता है। तो आप देख रहे हो कि माइनस, बहुत ही ज़्यादा माइनस से शुरू होता है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पॉजिटिव पे जाके ख़त्म हो रहा है। अब ध्यान दो कि ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज दे रखा है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जो वैल्यू मैं बताया था ना, ई नॉट ऑफ सेल में हम लोग सब क्या पुट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं हमेशा ही। अच्छा, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है, जैसे मैं बात करूँ कॉपर, ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड में, बात समझ में आया। तो ये यहाँ पे जो भी वोल्टेज डिफरेंस आया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में, वो कितना हुआ, वो हुआ 0.44 वोल्ट आया। समझ में आई बात, प्लस का। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो यही सेम चीज़ क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड वो चेंज होगा किस में, कॉपर 2+ एक्वस में, और साथ में क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इस केस में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इस मेटल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है वो है -0.44 वोल्ट। और ये जो भी है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब एक सेम ही एलिमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कभी कभी ये एनोड की तरह काम करेगा, कभी कभी ये कैथोड की तरह काम करेगा। ये डिपेंड करेगा कि ये किसके साथ कपलिंग की गई है इसकी। समझ में आई बात। अभी देखते हैं, जैसे मैं बात करूं इस इंक्रीजिंग ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि कॉपर है और सिल्वर है, ठीक है। कॉपर का थोड़ा कम पॉजिटिव है, 0.34 वोल्ट है, और इसका चलो ज़्यादा है, 0.7 वोल्ट। अब ये ज़्यादा है और इसका क्या है, कम है। ये कैसी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो जो वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जैसे कि मान लो कि एक कंपटीशन हो रहा है कि Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होना चाह रहा है और Ag+ भी इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होना चाह रहा है। समझ में आई बात। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होना चाह रहे हैं, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे 2 ही हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कॉपर रिड्यूस होना चाहेगा या सिल्वर रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि दोनों ही रिड्यूस होना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में कंपटीशन होगा। ध्यान से सुनो, इन दोनों में क्या होने वाला है, कंपटीशन होगा कि कौन पहले रिड्यूस होगा। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी, जैसे कि 0.7 वोल्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वही पहले रिड्यूस होगा। मतलब ये कि अगर ये दोनों ही चीज़ें सोल्यूशन में प्रेजेंट है और इन दोनों को ही रिड्यूस होने का मौका मिलता है, तो इसमें कॉपर के बजाय सिल्वर जितना भी होगा सब का सब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तब तक रिड्यूस होगा जब तक कि वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, कोई भी सिल्वर आयन नहीं बचेगा सोल्यूशन में। तब कहीं जाके Cu2+ का नंबर आएगा, तब जाके ये रिड्यूस होना शुरू करेगा। क्या बात समझ में आया। यानी कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वही पहले रिड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात। जब ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा तब जाके इसका नंबर आएगा। तो अगर हम इन दोनों को मिला के सेल बनाएं, इन दोनों का मिला के हम सेल बना लें, एक सेल Ag का और कॉपर का, इसे एक एनोड या कैथोड जो भी
अभी देख लेते हैं कौन सा बनेगा। इसको मैं हाफ सेल में डाल दिया, इसको मैं हाफ सेल डाल दिया, इसमें सोल्यूशन डाल दिया, इसका सोल्यूशन डाल दिया। क्लियर, दो हाफ सेल बन गए। अब हमें डिटरमाइन करना कि कौन सा इसमें से एनोड की तरह काम करेगा, कौन सा इसमें से कैथोड की तरह काम करेगा। तो हमें पता है कि क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो ये हमेशा ही क्या होगा, रिड्यूस होना चाहेगा। तब तक ये रिड्यूस होता रहेगा जब तक कि इससे ज़्यादा वाली रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वाला कोई मेटल नहीं आ जाता तब तक। यानी कि ये बंदा हमेशा ही ऑक्सीडेशन शो करने वाला है और ये क्या करेगा, इसके सामने एजी जो है इस बंदे के सामने हमेशा ही रिडक्शन शो करेगा। तो अगर हमेशा ही रिडक्शन हो रहा है तो कि ये कैथोड बनाता है, अगर हमेशा ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या बनाता है, एनोड बनाता है। क्या बात क्लियर हो गई। अगर मैं सिल्वर के साथ ही मान लेते हैं, चलो गोल्ड ले लिया मैंने, एयू ले लिया। अब बताओ, अब इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो और ज़्यादा होता है, सिल्वर से कहीं ज़्यादा होता है इसका। तो अब अगर इन दोनों की बात करें तो ये बंदा रिड्यूस होना चाहेगा और ये जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये इसे क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अगर ये एक ही में कपल किए गए हैं तो ये तो रिड्यूस होगा, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ही रिड्यूस होगा ये, तो इसे क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा ये, तो ये एनोड बना लेगा और ये क्या बनाएगा, आपका कैथोड बनाएगा। क्या बात क्लियर हुआ। यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज जो भी दे रखी हैं इसमें ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को बेस मान के हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड बनेगा। अगर मान लो मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ और इसके साथ मैंने फेरस ले लिया, फेरस, तो फेरस देखो ऊपर है, जो ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जो नीचे होता है वो रिड्यूस होना चाहता है। तो फेरस ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.44 होती है और इसकी हाइड्रोजन कितनी है, 0। तो कौन ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा। जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जिसका कम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। यानी कि ये एनोड बनाएगा और ये क्या बनाएगा, कैथोड बनाएगा। यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, यानी कि H+ इलेक्ट्रॉन और ये H2 गैस। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अगर हम हाइड्रोजन के साथ कॉपर को कपल कर दें तो इस केस में कॉपर रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि उल्टा वाला चलने वाला है, हाइड्रोजन गैस ये H+ में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गई बात आसानी से, ठीक है। तो ये वैल्यू हम देख लिए कि इससे हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन सा आसानी से रिड्यूस होगा, कौन सा आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर हो गई बात। एक और चीज़, अगर इनके ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती तो ये सारे सारे साइन चेंज हो जाते, तब यहाँ पे ऊपर प्लस आता और नीचे क्या हो जाता, माइनस हो जाता सबके सब, और ये 0 रहता तब भी। तो हम उल्टा पढ़ते, उल्टा क्या पढ़ते कि जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मान लेते हैं कि E0 ऑफ ऑक्सीडेशन जिसका ज़्यादा होगा -3.4, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन, ये दो पोटेशियम का कितना होगा, पोटेशियम का होगा 1.73, ठीक है, और जिंक का होगा -0.76। ठीक है। तो अगर E0 ऑफ ऑक्सीडेशन दे रखा है हमें, तो ऑक्सीडेशन में भी वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा, जिसका ज़्यादा होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात किया कि E0 ऑफ ऑक्सीडेशन, डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच में कोई आ जाता, तो E0 ऑफ ऑक्सीडेशन अगर मान लेते हैं पोटेशियम था, तो पोटेशियम का कितना था हमारा, पोटेशियम का है माइनस का के बजाय प्लस हो जाएगा 2.73, ठीक है। और अगर हम जिंक का देखें तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा और कितना होगा 0.73। अब इन दोनों में देखो ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा, ये ध्यान रखो कि ये क्या है, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन है, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन है। तो जिसकी ज़्यादा होगी वैल्यू, किसकी ज़्यादा वैल्यू है, इसकी, तो ये बंदा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। समझ में आई बात। यानी कि जो भी वैल्यू हमें गिवन है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और वो जो ज़्यादा होगा जिसके लिए, वही बंदा ऑक्सीडाइज होने वाला है। जिसका कम होगा वो उसके रिस्पेक्ट में रिड्यूस होगा। अगर इन दोनों की कपलिंग की जाए तो ये बंदा रिडक्शन शो करेगा और ये बंदा क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। बात क्लियर है। बात वही है, चाहे ऐसे देखो चाहे इधर से देखो, तो हमें उल्टा ऑक्सीडेशन के लिए समझना पड़ेगा। फिर दो जो IUPAC फॉलो करता है वो हमेशा ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को फॉलो करता है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ही आप यूज करो। और अच्छा ये होगा कि आप इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ हैं 2-4 के याद रखो, ताकि आप आसानी से ये कंपेयर करना सीख सको। समझ में आई बात। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, नीचे जाने पे इंक्रीज कर रही है, और इसी के बेसिस पे, क्योंकि यही वैल्यू आपको E0 ऑफ सेल में पुट करना होता है। आप चाहो तो E0 ऑफ ऑक्सीडेशन वाला भी पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे फार्मूला चेंज करना पड़ेगा फिर हमें।
क्लियर हो गई बात। तो हम आसानी से एनोड और कैथोड को बता सकते हैं, या हम चाहें तो ये भी कंपेयर कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके बेसिस पे ही, इनकी वैल्यूज़ के ही बेसिस पे। क्योंकि देखो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर मैं बात करूँ फिर से, देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर AU मैंने ले लिया, AU का होता है 1.73 मान लो, और जिंक का जो है वो है -0.73 या 44 हो, कुछ भी हो 44। इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो ये बंदा क्या होगा, पहले रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, तो ये रिड्यूस होगा। अगर ये रिड्यूस होगा तो बहुत ही ईजिली सामने वाले को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज करा देगा। समझ में आई बात। यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसके रिस्पेक्ट में, इससे कहीं ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे आप उल्टा बना सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो इनकी वैल्यूज़ पे, नेचर कैसा है या कितना स्ट्रेंथ है उसका, रिड्यूसिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। क्लियर है बात। आप एनोड और कैथोड उससे डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बना कैसे, आपने इसकी हिस्ट्री भी देख ली कि ये कैसे आया एग्जिस्टेंस में। ठीक है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ा हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा पहला था क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड। अगला जो है डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए सेल। फिजिबिलिटी मतलब होता है कि पॉसिबल है, सेल का बनना पॉसिबल है या नहीं है, ये फिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए देखो कुछ भी नहीं होता है, बस ई नॉट ऑफ सेल हम लोग निकाल लेते हैं, और ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो अगर ये वैल्यू रखने के बाद, इसमें पुट करने के बाद ई नॉट सेल आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, सेल जो बने उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वोल्टेज हो, तो ये सेल क्या होगा, फिजिबल होगा, यानी कि वर्क करेगा। समझ में आई बात, ये वर्क करेगा। और अगर यही ई नॉट ऑफ सेल कैसा हो जाएगा हमारा, लेस देन 0 आ जाए, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर ये नेगेटिव आ गया, तो हमारा सेल क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा सेल क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर होगी बात। इसमें हम लोग देखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी के लिए टर्म आएगा, वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे मिलेगा हम लोगों को कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता -n ई नॉट सेल। ये सारी चीज़ें हमें आगे मिलेंगी पढ़ने के लिए। गिव्स फ्री एनर्जी जो मैं बता रहा हूँ इसी चैप्टर में सेम, तो वहाँ पे एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे रहा फिजिबिलिटी कि कोई भी सेल पॉसिबल है या नहीं है, आप आसानी से उसे डिटरमाइन कर सकते हो। अगला जो हमारा है वो है कंपेरिजन ऑफ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। वो तो हमने देख लिया पहले ही, ठीक है, कि कैसे कोई चीज़ ऑक्सीडाइज करता है या कैसे रिड्यूस करता है, कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन इजीली रिड्यूस्ड हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वहाँ से हम एजेंट भी निकाल सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्टिव या रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो आसानी से हमें पता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, तो 10th क्लास से आप पढ़ते हुए चले आए हो। ठीक है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा नेगेटिव होगी वो ज़्यादा होगा, रिएक्टिव होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये था हमारा अब तक का, हमने सी देख लिया, हमने ढेर सारे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। हमने ई सेल कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देख लिया क्या होता है और वो कैसे अरेंज किया गया है, कैसे बनाया गया है और उसका फ़ायदा क्या है या उसका हम कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में